7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और इसमें 1139 इजरायली लोग मारे गए। इसके जवाब में 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा शहर पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 700 लोगों की मौत हो गई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इस तरह से शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग, एक ऐसी जंग जिसमें रोजाना बेकसूरों की जान जा रही थी। क्या बच्चे और क्या औरतें दोस्त मिसाइल देखकर नहीं मारती, लेकिन दोनों तरफ यही हालात थे और पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज चाहती थी कि किसी तरह से ये जंग खत्म हो जाए। अब 15 महीने की तबाही के बाद इस जंग पर सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है। 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद 19 जनवरी से ये सीज फायर लागू हो गया। पर क्या इस सीज फायर से जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? और आखिर इजराइल सीज फायर को क्यों तैयार हुआ? किसने कराया ये सीज फायर? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 90% से ज्यादा बर्बाद हो चुका गाजा अब कैसे वापस बसेगा? गाजा पर किसका कब्जा होगा? चलिए बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की डील की। 31 जुलाई 2024 अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल हमास सीज फायर डील की आउटलाइन तैयार की। इस डील को यूनाइटेड नेशंस ने मंजूरी दी, लेकिन तब इजराइल ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन जब 15 जनवरी को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल हमास सीज फायर डील पर कहा कि इस समझौते से गाजा में लड़ाई रुकेगी और बंधकों को उनके परिवारों से मिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब जो बाइडेन की डील को इजराइल ने खारिज कर दिया था, तो फिर 15 जनवरी को कैसे मान गया? दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में ट्रंप की टीम भी शामिल रही है। ट्रंप अपना प्रेसिडेंट का टेन्योर शुरू करने से पहले इस डील को पूरा करना चाहते थे। 7 जनवरी को ट्रंप की सख्त लहजे में वार्निंग के बाद डील तेजी से आगे बढ़ी है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। लेकिन ये बात भी है कि जो बाइडेन ने इस जंग में खुलकर पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि ट्रंप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब अगर बात करूं इस सीज फायर डील की, तो 15 जनवरी को जो बाइडेन ने कहा कि ये डील 19 जनवरी यानी संडे से 3 फेज में शुरू होगी। पहला फेज 42 दिन तक कैदियों की अदला बदली होगी। 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से सीज फायर रहेगा। हमास 33 इजरायली कैदियों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक कैदी के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। इस फेज में इजरायली सैनिक गाजा के सभी आबादी वाले इलाकों से बाहर निकाले जाएंगे। फिलिस्तीनी नागरिक भी गाजा लौट सकेंगे। अब लेकिन जो हालत इस वक्त गाजा के हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां ना काम है ना कुछ। तो ऐसे में गाजा में रोजाना 600 ट्रकों से खाने पीने का सामान भेजा जाएगा, ताकि सबसे पहले वहां पर जिंदगी को फिर से लौटाया जाए। दूसरा फेज जंग को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। देखिए, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा, तो दूसरे फेज की प्लानिंग पर बातचीत शुरू की जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल हत्या के आरोपियों को छोड़कर बाकी 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा के वक्त से सजा काट रहे हैं। ऐसे में दोनों की तरफ से सिचुएशन को नॉर्मल भी किया जाएगा। तीसरा फेज रीडेवलपमेंट ऑफ गाजा। देखिए, इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे। इस डील में कहा गया है कि इसमें 3 से 5 साल तक का वक्त लगेगा, लेकिन क्या ये सिर्फ 3 से 5 साल में पॉसिबल है? लगता नहीं है। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इस वॉर की वजह से गाजा में करीब 69% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। मलबे की बात करूं तो गीजा के पिरामिड के 12 गुना, यानी गाजा के मलबे से आप 12 पिरामिड बना सकते हो। ऐसे में सिर्फ उस मलबे को हटाने में ही सालों लग जाएंगे। इसके अलावा अगर पैसे की बात करें तो इसमें करीब $18.5 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। अब ये कितने हुए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इससे ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इसमें सिर्फ 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। बाकी तीसरे फेज में हमास के कब्जे में मारे गए कैदियों की बॉडी भी इजराइल को सौंपी जाएगी। क्या इससे सच में जंग खत्म हो जाएगी, या फिर अब भी सीज फायर डील कैंसिल या खत्म हो सकती है? देखो, अगर पिछले कुछ दिनों के हालात को अगर देखें तो इससे एक चीज साफ पता चलती है कि नेतन्याहू इस डील से बहुत खुश नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास समझौते की कुछ शर्तों से पीछे हट रहा है। इस पर 15 जनवरी को हमास के सीनियर नेता इज्जत अल रेशिक ने कहा कि हमास इस समझौते की शर्तों पर तैयार है। इसके बाद 16 जनवरी को नेतन्याहू ने दोबारा कहा कि हमास के साथ लास्ट मिनट क्राइसिस समझौते देने में देरी हो रही है। इसी दिन इस समझौते पर होने वाली कैबिनेट मीटिंग भी नेतन्याहू ने रद्द कर दी।
नेतन्याहू के ऑफिस से यह भी बयान आया कि जब तक हमास समझौते की सभी शर्तें नहीं मान लेता, कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। फिलिस्तीन अपने उन कैदियों की पहचान की मांग भी कर रहा है जिनकी रिहाई होनी है। ये समझौते की शर्त के खिलाफ है। वहीं इस बीच इजराइल ने सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद फिर एक एयर स्ट्राइक गाजा पर कर दी, जिसमें 72 लोग मारे गए। कहा गया साहब कि सीज फायर संडे से लागू होगा, ये उससे एक दिन पहले है। हालांकि हमास के नेता समी अबू जोहरी ने कहा है नेतन्याहू का यह दावा बेबुनियाद है कि हमास समझौते की शर्तों से पीछे हट रहा है। हालांकि इस पर एक्सपर्ट का भी कहना है कि नेतन्याहू को अपनी अलायंस वाली सरकार में शामिल मंत्रियों के विरोध के चलते सरकार चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने समझौता रोका हुआ है और इसका आरोप हमास पर डाल रहे हैं। अब उधर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की गठबंधन सरकार में सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजेलल स्मोत्रिच इनके सरकार से अलग होने की धमकी के चलते नेतन्याहू समझौते पर फाइनल मोहर लगाने में देर कर रहे थे। फिर सवाल आता है कि जब नेतन्याहू खुश नहीं है तो फिर इजराइल सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ? इजराइल के इस सीज फायर के लिए तैयार होने के पीछे 3 बड़ी वजहें। पहली, नेतन्याहू पर अपने इजरायली कैदियों को छुड़ाने का प्रेशर। दरअसल इजरायली कैदियों को छुड़ाने की मांग को लेकर बीते 15 दिनों में इजराइल में 900 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। जंग शुरू होने से पहले से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे थे। जुलाई 2023 में नेतन्याहू की सरकार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसके मुताबिक इजराइल की सुप्रीम कोर्ट नेतन्याहू सरकार के किसी भी फैसले को पलट नहीं सकती। दूसरा, अमेरिका ने इजराइल पर प्रेशर बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद इजराइल पर सीज फायर का दबाव बढ़ गया था। 7 जनवरी 2025 को ट्रंप ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी थी। ट्रंप इस जंग को खत्म करके समझौते का क्रेडिट लेना चाहते हैं। 9 महीने पहले उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात में कहा भी था कि जंग बंद करो, इट्स नॉट लुकिंग गुड। ट्रंप के सामने रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मामले भी हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में फरवरी 2020 में अफगानिस्तान से भी अमेरिका की मिलिट्री को वापस बुला लिया था और अब ट्रंप फिर से अमेरिका के पैसे को किसी भी वॉर में लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ऊपर से नेतन्याहू जानते हैं कि ट्रंप को नाराज नहीं किया जा सकता। भाई, ट्रंप पावर पॉलिटिक्स वाले नेता हैं। अगर ट्रंप की बात नहीं मानी तो इससे वो नाराज हो जाएंगे। वो अपनी छवि बचाने के लिए अमेरिका का फायदा और नुकसान भी नहीं देखेंगे। तीसरी, इजराइल की सेना जंग से थक चुकी है। देखिए, ये भी एक सच है। असल में इजराइल के पास परमानेंट फोर्स है नहीं, और जो है वो अब और जंग नहीं चाहते। इजराइल की इकोनॉमिक कंडीशन भी बिगड़ गई है और वहां महंगाई भी बढ़ रही है। हालांकि कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये डील सिर्फ एक दिखावा भी हो सकती है ताकि कैदी वापस आ जाएं, इसके बाद फिर से जंग शुरू कर दी जाए। जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो सीज फायर के लिए दोनों मान गए हैं और वो ही इंपॉर्टेंट है। पर मनाया किसने? टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल हमास के सीज फायर के पीछे 7 लोगों का हाथ है। पहले, डेविड बानिया। सबसे पहला नाम आता है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बानिया का। इन्होंने इजरायली टीम को लीड किया। इस टीम में इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट और पीएम नेतन्याहू के सलाहकार शामिल थे। दूसरे, रोनेन बार। दूसरा नाम सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के चीफ रोनेन बार का आता है। ये फिलिस्तीनी कैदियों से जुड़े मामले देख रहे थे। ब्रेट मैकगर्क। तीसरा नाम आता है जो बाइडेन के सलाहकार ब्रेट मैकगर्क का। ये वो इंसान हैं जिन्होंने समझौते का मसौदा तैयार किया और दोनों पक्षों से बात की है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। शेख साहब कतर के प्रधानमंत्री हैं और इनका रोल इस सीज फायर में बहुत बड़ा रहा है। दरअसल इजराइल और अमेरिका का हमास से सीधा कांटेक्ट नहीं था और उन्होंने ही दोनों को मिडिल ग्राउंड पर लाया। स्टीव विटकॉफ। स्टीव इस डील में डोनाल्ड ट्रंप के साइड से थे। बेंजामिन नेतन्याहू और अल थानी के साथ बैठकें की और नेतन्याहू पर समझौते के लिए प्रेशर बनाया। हसन रशद। मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर हसन रशद वो इंसान है जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच बैठकें करवाई और दोनों की शर्तों को सामने रखवाया। खलील अल हैया। इस डील में आखिरी नाम फिलिस्तीन की पॉलिटिकल विंग के कार्यवाहक अध्यक्ष खलील अल हैया का आता है। इन्होंने हमास की तरफ से मिस्र और कतर के जरिए इजराइल और अमेरिका से बातचीत की और दोनों को सीज फायर एग्रीमेंट पर लेकर भी आए। अब सवाल आता है साहब कि इस डील में ट्रंप का नाम क्यों आ रहा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर डील का क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टीव विटकॉफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका कद, उनके शब्द और उनकी इस इच्छा के चलते ये बातचीत आगे बढ़ रही है कि 20 जनवरी तक जंग को खत्म करना होगा।
सिर्फ स्टीव नहीं बल्कि जो बाइडेन की पार्टी वाले अमेरिका के एक्स डेमोक्रेटिक नेता टॉम मालिनोव्स्की ने भी कहा कि ये डील बाइडेन की थी। मैं बहुत नफरत से ये कह रहा हूं, लेकिन सच यही है कि वो ट्रंप के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। अब यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौता होने के बाद नेतन्याहू ने पहले फोन ट्रंप को ही किया, जबकि दूसरा फोन बाइडेन को किया। एक वजह यह भी है कि रिपब्लिकन पार्टी इजराइल के सपोर्ट वाली मानी जाती है। ट्रंप बाइडेन के कंपैरिजन में इजराइल के बड़े सपोर्टर माने जाते हैं। वहीं बाइडेन का टेन्योर खत्म होने वाला था। इजराइल चाहता है कि ट्रंप की सरकार वेस्ट बैंक पर उसके कब्जे को मान्यता दे दे, इसलिए नेतन्याहू को ट्रंप की बात माननी पड़ी। पर क्या सच में ट्रंप इजराइल को कब्जा देंगे? अगर नहीं तो सीज फायर के बाद गाजा पर किसका कब्जा होगा? सीज फायर डील में गाजा पर कब्जे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के एक्स डिप्टी सेक्रेटरी थॉमस एस वारिक का कहना है कि ये गाजा पर कंट्रोल ही असली दिक्कत है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सका है। डील के दूसरे फेज में इस पर चर्चा की बात कही गई है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। थॉमस के मुताबिक अमेरिका और इजराइल गाजा में हमास की कोई भूमिका नहीं चाहते। वहीं हमास के नेता भी फिलहाल पीछे हटने को तैयार हैं। इसके लिए ट्रंप कुछ समय के लिए पीछे हट सकते हैं, जिससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कब्जे की कार्रवाई पर नजर रख सके। दरअसल कभी गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन फिलिस्तीन को देने की बात होती है, तो कभी कभी मिस्र और कतर को मिले जुले एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। लेकिन कोई भी देश इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता। इस चीज से मामला फंस भी जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल चाहता है कि अमेरिका वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे को मान्यता दे दे। इन इलाकों से इजराइल आसानी से पीछे नहीं हटेगा। अभी हमास कमजोर है, इसलिए उसने समझौता मान लिया है, लेकिन वो अपने वजूद के लिए दोबारा लड़ाई के मैदान में आ सकता है। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में ही हुआ है। हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में 46,707 लोग मारे गए हैं, वहीं 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इजराइल ने 90% गाजा को तबाह कर दिया है। 50,000 से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं और इसे वापस से सही करने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में जंग अब खत्म हो जाएगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।